पेपर में आया था इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. क्या इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम cold body to heat body without the expenditure of energy? This is a statement of a law of heat exchange, first law of thermodynamics, Hacke's law of heat constant, heat summation, और a second law of thermodynamics, Clausius. Clausius यानी सेल्सियस. तो जी ये किसकी है? ऑफ कोर्स क्लॉसियस है. याद रहे जहन में कि एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केल्विन की है, लेकिन इस वक्त बात हो रही है क्लॉसियस वाली. तो आंसर हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लॉसियस. पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ सवाल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग्स. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्या लॉ ऑफ हीट समेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हैस लॉ ऑफ हीट कांस्टेंट हीट समेशन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसको सेल्सियस स्टेटमेंट भी कहते हैं, या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केल्विन. देखो एक बात ध्यान में रखो, दोनों ऑप्शन है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केल्विन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेल्सियस. तो ये बेसिकली स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स केल्विन. अगर केल्विन या सेल्सियस का ऑप्शन ना हो तो हम खाली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे. क्या बात बोली थी? इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क by cooling body to a temperature lower than that of the coldest of its surrounding. ठीक है, देखो बेसिकली ऐसी कोई बॉडी नहीं बन सकती जो वर्क कर रही हो कूलिंग बॉडी टू अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग. ये किसकी स्टेटमेंट थी भाई? क्या W इक्वल टू Q1 माइनस Q2. W बोले तो वर्डन. अब ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ. यार देखो यूजुअली जो आप पढ़ते होगे कि दो स्टेटमेंट है, सेल्सियस और केल्विन. बिल्कुल है जी, दोनों की वर्डिंग अलग है, लबे लबा है. देखो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी तो हीट फ्लो करती है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बात कही जाती है कि कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी भी हीट फ्लो कर सकती है, लेकिन किसकी सूरत में? एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क या एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की सूरत में. अब इसकी बेस्ट मिसाल है रेफ्रिजरेटर. जब भी फ्रीजर आप खोलते हो क्या होता है? ठंडी हवा आपकी तरफ आती है, बाहर गर्मी है ना. अक्सर औकात होता है ना, रोज़ा लग रहा होता है तो फ्रीजर खोला, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा लेनी, ठीक है, जायज़ भी होगा, करते हैं. तो ये ठंडी हवा फ्रीजर की जो आ रही है कैसे हमारी तरफ आ रही है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है. रेफ्रिजरेटर क्या यूज़ कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है. तो उस सूरत में कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट आ रही है. ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसी के बेस पे साडी कार्नट साहब ने एक इंजन बनाया था, कार्नट इंजन, जिसमें हम कहते हैं कि वर्डन बराबर होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. और आउटपुट जो है वो हमारा वर्डन हो गया, Q1 हो जाएगी हमारी हीट सप्लाई, और Q2 होती है हीट रिजेक्टेड. W बराबर होता है Q1 माइनस Q2. अब मैथ्स के लॉ के तहत W की जगह हम Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं, अपॉन में Q1. अब ये जो Q1 है इस Q1 से भी डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा, यहाँ से भी होगा Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा. अब देखो जितना छोटा होगा ये Q2 अपॉन Q1 फैक्टर, जितना डिक्रीज होगा एफिशिएंसी क्या होगी, उतनी इंक्रीज होगी. वेल अब बड़ी अहम बात होगी वो ये कि Q2 अपॉन Q1 इक्वल किसके होता है? T2 अपॉन T1. ये बड़ी अहम रिलेशन है, न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इसमें. और E बराबर हो जाता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 के. वेल अब T2 अपॉन T1 जितना डिक्रीज होगा तब भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखो ये फैक्टर छोटा होगा तो लाजमी बात है एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. वैसे सेम यहाँ एफिशिएंसी बराबर है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 के. तो Q2 अपॉन Q1 छोटा होगा तो भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. ठीक है जी, यहाँ तक नोट डाउन कर लें. एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 इंटू 100. अब देखो T1 से मुराद यहाँ है सोर्स का टेम्परेचर यानी हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर, और T2 से मुराद होती है कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर यानी सिंक. अब ऑब्वियस ही बात है, इसमें यही कहा जाता है कि T1 जितना ज़्यादा हो और T2 जितना कम हो उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी ज़्यादा होगी. T1 यानी कि सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा और T2 यानी सिंक का टेम्परेचर
कम हो, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। देखो न्यूमेरिकल जब आएंगे तो T1 की और T2 की वैल्यू दी हुई होगी और आपको क्या कहा जाएगा, एफिशिएंसी निकालना। ये भी होता है बाज़ वक़्त कि एफिशिएंसी दे दी जाती है और T2 या T1 में से कोई एक वैल्यू पूछने को दे देते हैं। तो ये है सिचुएशन भाई इसमें। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स इन कार्नट साइकिल between temperature 227 to 127 degree centigrade. It absorbs 600 joules of heat energy. Find energy and burden. So well, बड़ी अहम बात। जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई Q1 600 जूल्स, T1 सोर्स का टेम्परेचर है 227 डिग्री यानी 500 केल्विन, T2 सिंक का टेम्परेचर 127 डिग्री यानी 400 केल्विन। हमें अच्छी तरह पता है एफिशिएंसी होती है T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। या T1 की, T2 की और T1 की वैल्यू पुट करो तो एफिशिएंसी आ जाएगी 20%। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत करें इस तरह के न्यूमेरिकल अपने। अब वर्डन बराबर चाहिए भाई, तो देखो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई 600 है, 600 का 20% निकाल दो, ये आ जाएगा 120 जूल। पास पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कह रहे हैं, कार्नट इंजन है जो 300 कैलोरीज ऑफ हीट क्या कर रहा है, ले रहा है एट 500 केल्विन एंड रिजेक्ट 150 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक। द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज, यानी कि बोले तो आपको Q1 दिया हुआ है 300 कैलोरी, Q2 कम वाली हीट 150 कैलोरी। देखो जो ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ये होता है हमेशा Q1 और जो हीट रिजेक्टेड है ये होती है Q2। और जो सोर्स का टेम्परेचर है, ठीक है, वो है 500 केल्विन और सिंक का टेम्परेचर यानी T2 पूछे। तो एक फार्मूला होता है मेरे भाई, Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो Q1 तो दिया हुआ है हमें 300, Q2 दिया हुआ है 150 इक्वल टू T2 चाहिए, T1 है 500। सो मैथ्स का रूल के तहत हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक मिनट, मैंने गलत किया है, यहाँ T2 ऊपर आएगा ना Q2, सो ये 150 और ये 300। ओके डेरा, बहुत आसान है। 150 कटेगा 300 से, नीचे 2 बचेगा और ये 500 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 500 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, फाइनली T2 आ जाएगा 250 केल्विन। बड़ा अच्छा सवाल है। कार्नट इंजन वर बिटवीन 50 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन। ऊपर तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 150, नीचे टेम्परेचर जिसमें हम 273 प्लस करेंगे 473 इंटू 100। अब मेरे भाई एक बात, राउंड फिगर के हिसाब से अगर हम देखें, चूँकि परसेंटेज का तो जिक्र ही नहीं है ना ऑप्शन में, ऐसे सिचुएशन होते, अरे यहाँ 450 होता तो कटता 100 अपॉन 3 33.33 होता, लेकिन ऐसा नहीं है। 450 से वैल्यू बड़ी है 473, तो आंसर 33.33 से छोटा होगा। वैसे ये 100 का भी हम नहीं करेंगे खेल, क्योंकि जाहिर सी बात है परसेंटेज में नहीं फ्रैक्शन में पूछे वैल्यू। तो अगर ये होती तो 1/3 यानी 0.33 होता। अब आंसर 0.33 से थोड़ा सा छोटा होगा, 0.463 तो बहुत बड़ा है, 0.317 थोड़ा सा छोटा है, 0.892 भी बहुत बड़ा है, 0.231 कुछ ज़्यादा ही छोटा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.31। ऐसा क्यों? क्योंकि 450 की जगह रियलिटी में क्या मौजूद है, 470। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हीट इंजन हुज मैक्सिमम कार्नट एफिशिएंसी 60% obtain energy from a hot reservoir at 500 Kelvin. What is the temperature of the cold reservoir? हीट इंजन जिसकी मैक्सिमम कार्नेट एफिशिएंसी 60% है, ऑब्टेन क्या कर रहा है, एनर्जी फ्रॉम हॉट रिजर्वायर एट 500 केल्विन, और कह रहे हैं टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर का कितना होगा। देखो अब इस टाइप के सवाल हैं जिसमें आपको T1 दिया हुआ है 600, एफिशिएंसी 60%, T2 चाहिए। ओरिजिनल फार्मूला ये होता है, लेकिन हमने 2 फार्मूले बनाए हुए हैं अपने। ये तब यूज़ होगा जब T2 देके T1 चाहिए होगा, ये तब यूज़ होगा जब T1 देके T2 चाहिए होगा। मौजूदा सूरत में T2 चाहिए, 100 माइनस 60 यानी 40, T1 हो जाएगा 500, ये 100 दोनों ज़ीरो कैंसिल, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 200 केल्विन। ठीक है जी।